हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं MHI 106 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। आप में से जो भी स्टूडेंट इग्नू से MA हिस्ट्री कोर्स कर रहा है और अभी इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाला है तो इस PDF को, इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इसे आप गैस पेपर कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF कह सकते हैं या एग्जाम नोट्स कह सकते हैं। इसे आप कुछ भी कहें, इस PDF का उद्देश्य आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्प करना है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स की जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो और दूसरे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस सब्जेक्ट कोड का कुछ भी स्टडी नहीं किया हो और 2 से 4 दिन में स्टडी करके आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो तो इस PDF का आप यूज़ कर सकते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट इस PDF को परचेज करना चाहता हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इस PDF में आपको 25 से 30 क्वेश्चंस विद आंसर देखने को मिलेंगे जिसे हम यहाँ आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस PDF में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण का स्रोत क्या था, चर्चा करते हुए वर्णन कीजिए। तो प्राचीन जो समाज था, तो ऐसे कौन कौन से संसाधन हैं हमारे पास जिससे हम उस समय के प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं या उस समय की व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है पुरालेख विद्या। तो पुरालेख विद्या में क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि जो प्राचीन समाज जो था, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है जाने अनजाने में स्रोत छोड़ दिए हैं। ये कौन से स्रोत हैं? लेखन संबंधित स्रोत हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें अक्सर देखने को मिलते हैं पुरानी गुफाओं के दीवारों पे, स्तंभों पे और धातु की प्लेटों पे, या फिर हमें कुछ ना कुछ लिखे हुए अभिलेख जो है ताम्रपत्रों पे देखने को मिलते हैं। इसके बारे में आप अशोक के स्तंभ के बारे में जानते होंगे कि उस अशोक के स्तंभ में कैसे हमें अशोक के बारे में, उस समय के जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, तो उनके बारे में हमें उकेरे हुए या लिखे हुए मिलते हैं। इसी प्रकार से हमें जो धातु के ताम्रपत्र थे उन पे भी कुछ ना कुछ हमें आलेख देखने को मिलते हैं। तो ये पुराने जो समाज था उसके पुनर्निर्माण में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मुद्रा शास्त्र भी पुराने समाज को समझने में मदद करता है। हमें पुराने ज़माने के जो भी सिक्के मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धातु के हो, सोने के हो, चांदी के हो, तांबे के हो, मिट्टी के बने हो या पत्थर के बने हो, तो उससे हमें उस समय की जो व्यापारिक व्यवस्था थी उसको समझने में मदद मिलता है और उस समय का कहाँ तक मुद्राओं का विकास था, क्या चलन था। और जैसे मान लीजिए कि अगर हमें भारत की मुद्राएं अगर हमें रोमन साम्राज्य में मिलती है या चीन तक मिलती है तो इससे ये पता चल पाता है कि किस प्रकार का व्यापार जो है अन्य देशों के साथ भी शामिल था। तो इसीलिए मुद्रा शास्त्र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक पुरातत्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरातत्व क्या करता है कि ये जो पुराने अवशेष हैं उनकी मदद से जो पुराने समाज था उनकी संरचना को या उनका पुनर्निर्माण करने में हेल्प करता है। तो पुरातत्व में हम देखते हैं कि जो भी पुरानी इमारतें हैं, स्मारक है, ठीक है, हमें जो बर्तन मिल रहे हैं मिट्टी के या कंकाल मिल रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों से भी काल गणना की जाती है कि कब का ये था, उस समय का जीवन यापन कैसा था। इसके अलावा साहित्य भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। साहित्य प्रारंभिक काल में केवल इसलिए नहीं लिखा जाता था कि इससे आने वाले लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाए, बल्कि वो अपना जीवन यापन, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ के क्या संगीत किस प्रकार का था, नृत्य कौन कौन से थे, उनकी वास्तुशिल्प कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, ये तमाम जानकारी हमें साहित्यों से भी देखने को मिल जाती है। भाषा वगैरह का सारा जिक्र हमें इनसे देखने समझने को मिलता है। तो यही आपको आंसर्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा, पुरातत्व की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व की प्रकृति क्या है? यानी देखिए, पुरातत्व की प्रकृति जो भी चीज़ें पुरातत्व को अवेलेबल होती है, आप इसे एक विभाग के तौर पे समझे तो पुरातत्व विभाग क्या काम करता है, उसको जो भी अवशेष मिलते हैं, पुराने अवशेष हो गए, स्मारक, ठीक है, इसके अलावा भित्ति चित्र, गुफाओं में बने हुए चित्र हो गए, मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है, कंकाल मिलते हैं, तो ये सारे क्या है, पुरातत्व की प्रकृति है। ये इन तरीकों से जिसको खुदाई के माध्यम से जो है उसको निकालते हैं पुरानी चीज़ों को और साक्ष्य एकत्रित करते हैं और उनको एक स्टडी करके उस समय के जो जीवन यापन था या उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उनको जानने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, पुरा पाषाण युगीन समाज के पुरातात्विक साक्ष्यों का
संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि पूरा पाषाण युग होता क्या है और उस समय के कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम बात करें तो इसकी मान्यता क्या है कि लगभग 19 लाख वर्ष पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी में मिलता है इसका साक्ष्य। किसका? पूरा पाषाण युग के बारे में। और इसके अगर काल की गणना की जाए तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक इसका काल का निर्धारण किया जाता है। और इसको पूरा पाषाण जो है, इसको पुरातत्व की भाषा में इसको पूरा पाषाण युग कहा जाता है। कब से कब तक? 20 लाख वर्ष से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पहले तक के समय को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। और पूरा पाषाण का अर्थ होता है पुराना पत्थर युग। ठीक है, ठीक है, समझ गए साहब। जो पूरा पाषाण है उसका अर्थ है पुराना पत्थर का युग। और पूरा पाषाण में पत्थर के औजारों के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन से उस समय के हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे और क्या उनका तरीका था बनाने का। ये सारी चीज़ें आपको इस पूरा पाषाण काल के आंसरों में लिखना है। तो ये आंसर को आप इसको भी कंप्लीट चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज, विस्तार, नगर योजना, लिपि एवं पतन को संक्षेप में व्याख्या करते हुए वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की हुई, उस समय का उसका विस्तार कैसे हुआ, नगर योजना कैसी थी, उनकी कौन सी लिपि थी और किस प्रकार से पतन हुआ, ये सारे ही आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो इन पीडीएफ को आप कंप्लीट देखें। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाकर आप चेक कर ले। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।